गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो इकोनॉमिक्स क्लास देखेंगे। इकोनॉमिक्स क्लास के चैप्टर 1 यहाँ पे आपके अच्छे से देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स क्लास हमारा एक चैप्टर 1 है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। कौन से देखेंगे तो आपके दो बुक आते हैं इकोनॉमिक्स के। आपके 12th क्लास के दो बुक आते हैं, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम उसमें से देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 1, जो कि एक परिचय के बारे में दिया गया है। मान के चलिए आप 1 नहीं देख करके आप 2 चैप्टर देखते हैं कि यहाँ पे परिचय है, तो आप कैसे समझेंगे इकोनॉमिक्स के शब्दों को समझना। यहाँ परिचय में उसके जनक है क्या क्या, मतलब ये समाजवादी, ये सब वगैरह वगैरह, ये आपके जो अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत है वो सब दिए हैं, ये परिचय में ही दिए हैं, चैप्टर 1 में दिया गया है। तो ये चैप्टर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास हो सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम सबसे अच्छा से आपको यहाँ पे समझाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए लिख दिया, और हर एक टॉपिक यहाँ पे आपके क्लियर कराए जाएंगे, यानी कि अच्छे से समझाए जाएंगे। एक भी टॉपिक आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये आप मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो आपको बस समझना है, टॉपिक को समझना है। आपको किताब को साइड में रख देना है कि किताब क्या होते हैं, बस आपको टॉपिक समझना है कि हाँ टॉपिक क्या है, इस टॉपिक क्या है। आप अपनी किताब को खोल के बैठ सकते हैं, चैप्टर 1 देख सकते हैं, और चैप्टर 1 में आपको ये सारे टॉपिक्स दिखेंगे। या तो आप इस टॉपिक से अच्छे से कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नोट्स भी आपके जितने जरूरी है उतने नोट्स आपको दिए हैं, इतना अच्छे से प्रोवाइड किए हैं। ये तो मतलब ये है ना कि ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये नोट्स अच्छे नहीं है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको जितने चाहिए उतने ही नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम समझेंगे कि आप हम क्लास के स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। तो सबसे पहले हम समझेंगे अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अर्थ और शास्त्र का परिभाषा। अर्थ, एक होता है अर्थ और एक होता है शास्त्र। शास्त्र, ये दोनों के अर्थ क्या होते हैं। अर्थ का अर्थ होता है धन, क्या होता है धन, और शास्त्र का अर्थ होता है नियमों का ग्रंथ। क्या होता है, नियमों का ग्रंथ, नियमों का ग्रंथ। ठीक है, तो यही हमारा अर्थ प्लस शास्त्र। हम कर सकते हैं इनका संधि विच्छेद कर देंगे तो हमारा क्या होगा, अर्थ प्लस शास्त्र धन यानी नियमों का ग्रंथ हो गया। तो क्या होगा, धन के, तो इसका पूरे शब्द में एक वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पे के लिख दीजिए। ठीक है, धन के नियमों का ग्रंथ, जिसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहेंगे। धन के नियमों का ग्रंथ यानी कि धन यानी पैसा। हम शुद्ध हिंदी में धन ना बोल के हम पैसा बोलते हैं। धन यानी पैसा, कि पैसा को कहाँ एक नियमानुसार खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, वो हमको सबको अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र का अर्थ ही होता है धर्म के नियमों का ग्रंथ, जो कि अच्छा दिए गए हैं कि यहाँ पे आपको देखेंगे अर्थशास्त्र में क्या होता है, नियमों का ग्रंथ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं उपभोग, उपभोग, उत्पादन, उत्पादन, निवेश, निवेश, उसके बाद आ गया विनिमय, विनिमय, विनिमय। इन सभी इत्यादि सभी चीजों का अध्ययन कहाँ करते हैं, हम अर्थशास्त्र में करते हैं। उपभोग, उत्पादन, निवेश, विनिमय, ये सभी चीजों का हम अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो अर्थशास्त्र में ही करते हैं। सबका क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से। इसका अध्ययन किस तरीके से करेंगे, हम बोल सकते हैं कि इन सभी का अध्ययन हम क्रमबद्ध तरीके से हम करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय हम उपभोग पढ़ेंगे, उसके बाद उत्पादन, फिर निवेश, विनिमय। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध क्रम हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन कहते हैं। यही होता है हमारा अर्थशास्त्र। तो आपका पहला टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ था अर्थशास्त्र, जिसके अच्छा से हम समझा दिए कि अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है नियमों का ग्रंथ। यानी कि धन के नियमों का ग्रंथ अर्थशास्त्र कह सकते हैं, और अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, निवेश, विनिमय, इन सबको इत्यादि को हम किस तरीका से पढ़ते हैं, एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो यही हमारा हो जाता है अर्थशास्त्र। समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है नियमों का ग्रंथ, और इसमें उपभोग, विनिमय, उत्पादन इत्यादियों का अध्ययन एक स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। तो ये आपके पहला टॉपिक जो थे, टॉपिक नंबर 1, जो आपकी क्लियर हो चुके हैं। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो नहीं, आपको कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट कर सकते हैं। तो इत्यादियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है भाई, सामाजिक,
सामाजिक विज्ञान की शाखा है। और एक हम टॉपिक जोड़ सकते हैं इसमें कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है, धन के नियमों का ग्रंथ है, उपभोग, उत्पादन, निवेश, विनिमय इत्यादियों का अध्ययन हम एक स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। क्या आपको ये टॉपिक पूरे अच्छे से डिटेल तरीके से समझ आ चुके हैं? अगर कहीं पे भी आपको समझ नहीं आए हैं तो आपको कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आ गए तो हम अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है अर्थशास्त्र का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? अब हम तो पढ़े अर्थशास्त्र, उसका अर्थ उसमें क्या पढ़ा जाता है और कौन सा है, तो इसका अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? तो बेसिकली अर्थशास्त्र के हम दो उद्देश्य को बारे में चर्चा करेंगे। एक है, पहला उद्देश्य यह है कि भौतिक राष्ट्र की भौतिक संपत्ति का वृद्धि करना। किसकी? राष्ट्र की। राष्ट्र के भौतिक संपत्ति का वृद्धि करना। किसका? भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति का वृद्धि वृद्धि करना। ठीक है, ये पहला हमारा उद्देश्य हो गया कि हमारे राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे संपत्ति हैं, उसका हम वृद्धि करना, ये पहला हमारा एक गोल होता है कि हमारा पर्पस, एक उद्देश्य होता है कि हम सबसे पहले तो अपने राष्ट्र के भौतिक जितने भी संपत्ति है उन सबका हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? दूसरा उद्देश्य के बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर 2 दे करके, लोगों का कल्याण करना। लोगों का कल्याण करना। कल्याण करना। करना या तो फिर वृद्धि करना। लोगों का कल्याण करना या तो फिर वृद्धि करना, यह दूसरा उद्देश्य हो गया। कि पहला उद्देश्य अर्थशास्त्र का हो गया कि राष्ट्र के भौतिक संपत्ति का वृद्धि करना, और दूसरा उद्देश्य हो गया इकोनॉमिक्स का, लोगों के कल्याण का वृद्धि करना। कि लोगों में किस तरह से हम उसको बढ़ावा दे, कि उसे पैसा के क्षेत्र में किस तरह से वो ऐसे क्या काम करे, क्या ना करे कि वो अधिक से अधिक अपने इकोनॉमी एरिया को बढ़ा सके। इकोनॉमी, ई ए लिख देते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी एरिया को बढ़ा सके, अपने आर्थिक क्षेत्र को बढ़ा सके। हिंदी में कह सकते हैं तो आर्थिक, क्या हो सके? आर्थिक क्षेत्र। हिंदी में कह सकते हैं तो आर्थिक क्षेत्र। तो हिंदी को किस तरह से इकोनॉमी, ई से याद रखें इकोनॉमी और ए से एरिया, तो किस तरह से व्यक्ति अपने इकोनॉमी एरिया को बढ़ा सकता है, हिंदी में आर्थिक क्षेत्र को किस तरह से बढ़ा सकता है, ये दूसरा उद्देश्य होता है अर्थशास्त्र का। और पहला उद्देश्य होता है राष्ट्र के भौतिक संपत्तियों का वृद्धि करना। ये आपका टॉपिक नंबर 2 था, जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इतना ही लिखना है, आपको शॉर्ट भाषा में और अच्छे भाषा में लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको देखते ही नंबर दे दे। ठीक है, कि आपके नंबर को काटे नहीं, और आपको एक सटीक परिभाषा देना है, और वही सटीक परिभाषा आपके यहाँ लिखे हुए हैं। अभी यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहेंगे तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई क्या बोलेगा उसको हटाइए, गोली मारिए। यहाँ पे आपको समझना है, बस टॉपिक समझना है, टॉपिक क्लियर करना है, हटाना है। हर एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन होंगे, अच्छे से समझना, हटाना है। तो अर्थशास्त्र का पहला उद्देश्य होगा भौतिक राष्ट्र के भौतिक संपत्तियों का वृद्धि करना। दूसरा अर्थ हो गया कि लोगों के कल्याण का वृद्धि करना। यही हमारा अर्थशास्त्र का उद्देश्य, पर्पस, गोल हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अर्थशास्त्र के पिता। अर्थशास्त्र के पिता क्या है? नेक्स्ट टॉपिक पिता के बारे में हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है। अर्थशास्त्र के पिता है हमारे एडम स्मिथ। कौन है? अर्थशास्त्र के पिता है एडम स्मिथ। पिता की बात की जाए तो कौन है? एडम। आपको याद रखना है, एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, स्मिथ। एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। ये पहला बात याद रखना है। और इनके द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखी गए थे। ये पहला बात तो याद ही रखना है, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। और दूसरा बात यह याद रखना है आपको कि इनके द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखे गए थे, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इनके प्रमुख पुस्तक है, जिनका प्रकाशन 1776 ईस्वी में किया गया। जिसका प्रकाशन 1776 ईस्वी में किया गया। वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? इनके प्रमुख पुस्तक है। तो एडम स्मिथ कौन थे भाई? स्कॉटलैंड।
इंग्लैंड को दो भागों में बांटते हैं। अगर इंग्लैंड का नक्शा पढ़िएगा तो इंग्लैंड के नक्शा कुछ इस तरह के हैं, कुछ इस तरह के इंग्लैंड के नक्शा है। तो इंग्लैंड को तीन, ग्रेट ब्रिटेन इसी के लिए कहते हैं, इंग्लैंड को तीन भागों में बांटा जाता है। एक इधर होता है वेल्स, इधर होता है स्कॉटलैंड और एक होता है इंग्लैंड। तो ये पूरे ब्रिटेन के ही नक्शा है, ब्रिटेन के। तो इधर होते हैं स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ऊपरी भाग को हम कहते हैं स्कॉटलैंड, निचले भाग को कहते हैं वेल्स, इधर के भाग को वेल्स कहते हैं और इधर के भाग को इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड, इंग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग को स्कॉटलैंड, वेल्स, फिर इंग्लैंड। इन्हीं तीनों को अब जब हम मिला देते हैं तो हमारा आता है ब्रिटेन। क्या आता है? ब्रिटेन। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ये तीनों क्षेत्र को मिला देते हैं तो ये आता है ब्रिटेन। जैसे कि भारत है, अभी भारत के लिए, इसी के लिए भारत, जब भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, जितने भी श्रीलंका, ये टूटे हुए देश को मिला देगा तो अखंड भारत नहीं कहलाता है। उसी टाइप से जब वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये तीनों को मिला दिया जाता है तो वो कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो यही ऊपरी वाले भाग के स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के नागरिक थे। कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपने प्रमुख पुस्तक लिखे वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 ईस्वी में उनका द्वारा प्रकाशित हुआ था, जिन्होंने कर का सिद्धांत दिया। कर सिद्धांत, तो पूछा जाएगा कि कर सिद्धांत किनके द्वारा दिए गए हैं? तो कर नामक जो सिद्धांत है वह एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि कर नामक सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए हैं। ये क्या थे? इनके व्यवसाय क्या थे? अगर व्यवसाय के बारे में देखा जाएगा तो ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी, क्या है? ग्लासगो, ग्लासगो, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी के क्या थे? प्रोफेसर थे। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के ये क्या थे? प्रोफेसर थे, प्रोफेसर, प्रोफेसर थे। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। यही उनके प्रमुख व्यवसाय थे, प्रमुख इसके धंधा थे पढ़ाना। वेल्थ ऑफ नेशन इनके द्वारा लिखा गया है। स्कॉटलैंड के कहां से निवासी थे? वेल्थ ऑफ नेशन उनके प्रमुख पुस्तक है, 1776 ईस्वी में जिनका प्रकाशन हुआ। इसी पुस्तक में उन्होंने कर का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। तो इंग्लैंड का समझ आ गया। इंग्लैंड का नक्शा आपको देखिएगा चौकन्ना हो जाएगा, इधर है वेल्स, इधर है इंग्लैंड, इधर है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के एक यहाँ पे है ग्लासगो यूनिवर्सिटी। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ही अब वेल्थ ऑफ नेशन मतलब एडम स्मिथ क्या कर रहे थे? पढ़ाने का एक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे थे। तो क्या अर्थशास्त्र के पिता समझ में आ गए? एडम स्मिथ को भूलना नहीं है, उनकी प्रमुख पुस्तक ये तो कभी नहीं भूलना है। इस 1776 में प्रकाशित हुआ था। डेट भूल जाइए लेकिन इसका पुस्तक के लेखक को मत भूलिएगा, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में कर सिद्धांत, टैक्स थ्योरी दिए हैं। अब कहाँ के? ग्लासगो यूनिवर्सिटी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे और स्कॉटलैंड के निवासी थे। यह आपको याद रखना है, जो कि एडम स्मिथ से संबंधित आपको कुछ जानकारियां हैं। इसमें से एक या दो नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे आपको याद रखने की बहुत ही आवश्यकताएं हैं। तो ग्लासगो यूनिवर्सिटी कहाँ है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के क्या थे? वो प्रोफेसर थे। तो इस टाइप से आपको कुछ याद रखना है। आपको बहुत ही अच्छे तरह से एक एक टॉपिक क्लियर किया जा रहा है। आपको अर्थशास्त्र टॉपिक क्लियर हो गए, अर्थशास्त्र का उद्देश्य ये भी टॉपिक क्लियर हो गए, और अर्थशास्त्र के पिता ये भी टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था, और एक होता है अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब धन और उसका व्यवस्था। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या बताए थे? अर्थशास्त्र, और एक हम एक तरफ लेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। हम क्या करेंगे? आपको नहीं आ रहे, इसका अर्थ निकालना नहीं आ रहा है, तो आप इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, आप इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। हम इसका संधि विच्छेद कैसे कहते हैं? अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है नियमों का ग्रंथ। नियमों का क्या होता है? ग्रंथ, ग्रंथ। और वही हम अर्थशास्त्र का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ का अर्थ होता है धन और व्यवस्था का अर्थ होता है प्रबंध, प्रबंध करना, प्रबंध, प्रबंध। तो हम कह सकते हैं धन का प्रबंध। यहाँ पे धन
के नियमों का ग्रहण। तो यही दो आपके अंतर होते हैं। अर्थशास्त्र अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है कि अर्थव्यवस्था में धन का प्रबंध किस क्षेत्र से कितने पैसा आ रहे हैं, कौन से क्षेत्र में कैसे पैसे प्रबंध किए जाते हैं, किस क्षेत्र की इकोनॉमी सिस्टम कैसे है कि लोग अपने आजीविका को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं, ये बता दिए, बस अंतर बताने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में क्या है कि किस क्षेत्र से पैसा आ रहे हैं, उसको व्यवस्थित कहाँ पे करना है कि लोग किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, किस क्षेत्र में कार्य करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्या यहाँ पैसा का मैनेजमेंट करना किस तरीके से दिखाया जाता है। तो इन्हीं सभी के एक व्यवस्थित रूप को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य अर्थात भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, यानी कि वो लगे हुए रहते हैं कि हमको कुछ और करना है। किसी को कहेंगे कि नहीं हमको बिजनेस करना है, दुकान खोल लेना है, नहीं हमको अर्थव्यवस्था में हमको कुछ चना का दुकान लगा देंगे, कोई मिक्सचर का दुकान लगा देंगे, कोई सब्जी का दुकान खोल लेंगे। तो अलग अलग होंगे, कोई कपड़ा दुकान खोल लेंगे, कोई खेती करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में वो अलग अलग क्षेत्र से अपना योगदान देते हैं, पैसा का कमाते हैं, अपना मैनेजमेंट करते हैं। तो यही तो हमारा अर्थव्यवस्था हो गया। अब हम देखेंगे कि ये अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बोलिएगा तीन भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। तो प्रत्येक भाग को समझते हैं अर्थव्यवस्था के, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अर्थव्यवस्था के तीनों भाग के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के कितने भाग हैं? टोटली तीन भाग हैं, जिसमें से पहला भाग क्या है? पूंजीवादी। पूंजीवादी पहला हम देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये एक निजी अर्थव्यवस्था पर आधारित है? इसमें हमें खुली प्रतियोगिता भी देखने को मिलते हैं। बाजार में हमें क्या होते हैं मान्यता प्राप्त है, यानी कि अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। हम कह सकते हैं इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी हाँ, जी हाँ, आपको बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। ये निजी व्यक्ति के संपत्ति पर आधारित होती है। क्या होता है? किसी एक व्यक्ति पर इस व्यवस्था में अधिकार देखने को मिलते हैं। किसी एक व्यक्ति पूरे संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी एक व्यक्ति पर यानी निजी व्यक्ति का अधिकार देखने को मिलता है। तो दूसरा हम कह सकते हैं निजी व्यक्ति के यहाँ पे अधिकार देखने को मिलते हैं पूरे संपत्ति में। पूरे संपत्ति में किसी एक व्यक्ति निजी व्यक्ति के अधिकार होते हैं प्राप्त है, ठीक है। तो ये हमारे देखने को मिलते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूएसए एक ऐसी अर्थव्यवस्था, वहां कैसी अर्थव्यवस्था है यूएसए का? यूएसए का एक तरह से हम कह सकते हैं कि वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी देश को अगर आप जाके देखिएगा तो वहां पे निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्यों? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरे अर्थव्यवस्था को संचालन किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था को पूरे संचालन किए जाते हैं। कोई एक व्यक्ति ही इसे कंडक्ट कराते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा ही देखा जाता है। तो ये हम कह सकते हैं इस तरह का अर्थव्यवस्था जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर आपको सीधे शब्दों में याद रखना है तो आपको इतना ही याद रखना है कि पूरे संपत्ति पर, पूरे से पूरे ऑलराउंडर, ऑल संपत्ति पर, पूरे संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो वह हमारा कैसे अर्थव्यवस्था आ गया? पूंजी अर्थव्यवस्था आ जाते हैं। पूरे एक व्यक्ति अर्थात निजी व्यक्ति के अधिकार होते हैं। इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें खुली प्रतियोगिता देखते हैं। खुली प्रतियोगिता देखने को भी मिलता है। क्यों खुली प्रतियोगिता देखने को मिलता है? इसमें हम बोल सकते हैं कि खुली प्रतियोगिता भी देखने को मिलता है। गीता, जो भी गीता होता जो भी है, सॉरी, गीता हम लिख सकते हैं।
हाँ, इसमें खुली प्रतियोगिता भी देखने को मिलता है। कैसे? कि बाज़ार में हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम आगे जाएँ, हम आगे रहें, इसी के लिए हर एक कोई अपने आप से क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन करते हैं। ठीक है? कोई दुकान खोलता है, कोई एक दुकान खोलते हैं, हम सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँ, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। उसी का देखा-देखी कोई उससे बड़ा दुकान खोल लेता है, बगल में ही बड़ा दुकान खोल लेता है कि इससे ज़्यादा तो हम। तो उन दोनों के मध्य क्या हो रहा है कॉम्पिटिशन हो रहा है, खुली प्रतियोगिता। ये कैसे हो रहे हैं? तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। किसी दुकान पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी और वो चाहेगा कि उससे बड़ा दुकान और खोल लिया तो उसका भी तो एक उसी का अधिकार होगा। तो ये कैसे? किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वो तो किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें खुली प्रतियोगिताएँ अर्थात आपस में कॉम्पिटिशन देखने को मिलते हैं। बाज़ार अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ये हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है? अब सेकंड हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के दूसरा कारक कौन-सा हो जाते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या होते हैं दूसरा? समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस पूरे संपत्ति पर किसका अधिकार होता है भाई? तो समाज का अधिकार होता है। समाज का अधिकार होता है, समाज का अधिकार है होता है, समाज का अधिकार होता है। क्या पूरे संसाधन पर समाज का अधिकार होते हैं, समाज का स्वामित्व होता है। क्या इसमें खुली प्रतियोगिता देखने को मिलते हैं? प्रतियोगिता, प्रतियोगिता क्या देखने को मिलते हैं? क्या प्रतियोगिता देखने को मिलते हैं? नहीं, इसमें किसी भी प्रकार के आर्थिक स्वतंत्रता प्रतियोगिता देखने को नहीं मिलते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाए आर्थिक स्वतंत्रता, खुली प्रतियोगिता हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कटपुट यानी कि गुना चिन्ह नहीं, खुली प्रतियोगिता देखने को नहीं मिलते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि कौन-कौन से देश हो गए? रूस हो गए। रूस में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बुल्गारिया हो गया, युगोस्लाविया हो गया, जैसे कि रसिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, ये कैसे देश है? जहाँ पे हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने मिलते हैं, पूरे संपत्ति पर समाज का अधिकार होता है। एक केंद्र सरकार इसे संचालित करते हैं, जैसे कि रूस के पुतिन। पुतिन पूरे ही देश में क्या कर रहे हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था को फैला रहे हैं। जैसे कि पंचवर्षीय योजना, हमारे देश में भी लिया गया है पंचवर्षीय योजना। वो हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था से प्रेरित होकर के हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना लिए थे और प्रत्येक 5 वर्ष में अलग-अलग सेक्टर में लगाते हैं। वो पंचवर्षीय योजना बाद में समझाएँगे क्या होता है। पहले ये समझिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें शब्दों में भी अर्थ है समाजवादी, समाज प्लस वादी। समाज यहाँ पे लिखा भी है, पूरे समाज का अधिकार होता है। वो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूरे समाज का अधिकार होता है, वो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। यहाँ आपके शब्द में भी लिखे हुए हैं, आपको घबराना नहीं है। आपको याद नहीं रहे खुली प्रतियोगिता, आर्थिक स्वतंत्रता आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती, इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या होते हैं? इसे हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। याद रखना है, ये हमारा कैसी अर्थव्यवस्था है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। ये हमारा कैसे अर्थव्यवस्था है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कैसे? कौन-कौन से देश में यह अर्थव्यवस्था देखने को मिलते हैं? रूस, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, इन देशों में हमें क्या देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया इतना? कि यानी कि ये टॉपिक याद रहेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व, समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरे समाज का स्वामित्व अधिकार होता है। तीसरा हम देखने को मिलता है यहाँ पे, तीसरा देखने को क्या मिलता है हम? तो तीसरा हम देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा कारक कौन-सा हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि हम क्या कह सकते हैं पूंजी और समाजवादी दोनों को मिला देते हैं। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था ये दोनों को मिला देते हैं हमें तो क्या मिलते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे कि निजी व्यक्ति और सार्वजनिक, निजी प्लस सार्वजनिक, सार्वजनिक, निजी प्लस क्या हो जाते हैं सार्वजनिक। जब निजी व्यक्तित्व के संपत्ति को निजी व्यक्ति के संपत्ति और सरकार के संपत्ति को मिला देते हैं तो वो हमारे मिश्रित हो जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं। ये कौन हो जाते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं जब निजी और सार्वजनिक दोनों संपत्ति को मिला दिया जाता है। निजी में हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आते हैं कि फैक्ट्री,
छोटे उद्योग, छोटे उद्योग, छोटे उद्योग, ये कैसी अर्थव्यवस्था है? ये निजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। छोटे उद्योग एक निजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, लेकिन बड़े-बड़े उद्योग, बड़े उद्योग, बड़े उद्योग, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये कैसे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि कपड़ा का दुकान, कपड़ा कपड़ा का दुकान, दुकान हो गया। कपड़ा का दुकान में क्या सबका अधिकार होता है ना? उसका अधिकार होगा क्या सबको कपड़ा फ्री में बाँट देगा? नहीं, ये समाज का है, सरकार का है, लो, ऐसे करके देंगे? नहीं देंगे, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, हम एग्ज़ाम्पल में देखेंगे। और बात आती है कि बड़े मान के चलिए कि यहाँ पे दूसरा आरबीआई बैंक, आरबीआई बैंक, इसमें कौन-सा अर्थव्यवस्था है? तो ये कैसा है? तो ये सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है कि आरबीआई बैंक में सभी बैंक को अपने पैसा देते हैं। तो आरबीआई बैंक के ब्रांच कौन से? भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, ये सारे पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक को कहा जाता है। ये सारे बैंक को अपना पैसा-वैसा देता है। यानी कि सभी को देख के चलता है। बड़े उद्योग सभी को देख के चलते हैं। छोटे उद्योग किसी एक व्यक्ति को अपना अधिकार को लिए देखेंगे। छोटे कपड़ा दुकान किसी एक व्यक्ति का है, अपना अधिकार के लिए देखेंगे। तो वैसे अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र को मिला दिया जाता है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को जब हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, वह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे आपको शब्दों से ही स्पष्ट ज्ञात होता है कि मिश्रित यानी कि मिक्स करना होता है किसको? एक सार्वजनिक क्षेत्र को और एक होता है निजी क्षेत्र को मिला देते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं कि मिश्रित निजी क्षेत्र के अंतर्गत छोटे उद्योग, कपड़ा के दुकान ये सब वगैरह-वगैरह देखा जाता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े उद्योग, आरबीआई बैंक ये सबके सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि सड़क, सड़क भी क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सड़क में सभी कोई चलते हैं, किसी एक का दुक सड़क सड़क में किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। सड़क से हमें टैक्स दिए जाते हैं, टैक्स देते हैं हम सड़क में चलने का, रोड में चलने का, जगह-जगह टोल टैक्स लगाए जाते हैं ताकि हमें टैक्स देना पड़ता है। तो एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं हम। तो ये हमारा कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएँगे? तो ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो आपको क्या इतना समझ में आ गया कि सार्वजनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ये क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख कारक होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख कारक पूंजीवादी, समाजवादी और एक होता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया? तो आपको बताएँगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, पूरे संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे कि यूएसए, जर्मनी, फ्रांस हो गए और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर पूरे समाज का अधिकार होता है, जैसे कि रूस हो गया, बुल्गारिया होगा, यूगोस्लाविया हो गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर पूरे निजी व्यक्ति और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत, भारत में छोटे-छोटे दुकान होंगे, छोटे-छोटे कपड़ा उद्योग होंगे, वो किसी एक व्यक्ति का होगा। सड़क, आरबीआई बैंक हो गए, बड़े-बड़े फैक्ट्रीज हो गए, वो सरकार के अधीन हो जाते हैं। तो हमारा कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमें ये इसका सबसे बढ़िया और अच्छा एग्जाम्पल भारत में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर भारत नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा भारत। तो भारत का अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो एक प्रकार के मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। हमारा देश ने कहा कि ना तो हम पूंजीवादी रहेंगे, ना तो हम समाजवादी बनेंगे। हम बनेंगे तो एक बनेंगे कैसा? मिश्रित अर्थव्यवस्था को रखेंगे इसलिए मिश्रित देश कहलाता है और कोई भी पूछेगा कि यूएसए तो एक पूंजीवादी देश है, समझ आ जाएगा किसी एक व्यक्ति का अधिकार। यूएसए तो एक यूएसए तो क्या है? एक पूंजीवादी देश है। रसिया, रूस, यूएसएसआर, रसिया, रूस एक तो समाजवादी कंट्री है। किसी एक व्यक्ति के समाजवादी देश में किसी एक पार्टी का ही दबदबा बहुत बना रहता है, जैसे कि चीन का हो गया एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। चीन एक तरह से अपना दबदबा बना के रखता है। तो ये आपके पूरे टॉपिक इतने क्या आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आपको हर एक टॉपिक को एकदम बेस्ट तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। कहीं पे एक भी टॉपिक पर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगर डाउट नहीं होंगे तो धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपको बहुत ही अच्छी बात है, आपको पूरे अच्छी तरह से सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छे से नोट कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए ही बहुत ही अच्छे से एकदम सटीक छोटे शब्दों में ही नोट बनाया गया है। ठीक है? तो आई होप हमको आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ आ गए हैं।
फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिर आगे बढ़ाएँगे। इस इतना आज के क्लास यहीं तक हम रखते हैं और इस क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।